नमस्कार, नक्शे पर भारत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। हम लगातार पढ़ रहे हैं हिमालय की नदियों के बारे में और नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले एपिसोड्स में देखा था कि हिमालय की नदियों ने कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाई हैं और उनका कॉन्सेप्ट पार्ट हम पहले में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने गंगा नदी तंत्र को देखा और सिंधु नदी तंत्र को देखा और आज किसकी बारी है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सवाल इससे यूपीएससी ने कई सारे पूछे हैं और आने वाले समय में भी गुंजाइश है कि नॉर्थ ईस्ट पर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से सवाल आने की गुंजाइश बनती है। आइए देख लेते हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा क्लास। गंगा नदी तंत्र भी हमने विस्तार से कवर किया है और आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करेंगे। इन दोनों की क्लास अलग अलग मैंने की थी और उसके पहले वाले एपिसोड में ही मैंने समझाया था कि कौन कौन सी हिमालय नदी की जो विशेषताएं हैं वो कैसी हैं और क्या क्या स्थलाकृतियां बनती हैं, वो भी देख लीजिएगा। चलिए यहां देखते हैं पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में आंगशी ग्लेशियर है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं तो ऐसे मान लेते हैं यहां, ठीक है, या फिर और इधर मान लेते हैं। तो तिब्बत में कहां से? आंगशी ग्लेशियर। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि हमने पढ़ा है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से भी निकलती है। तो आंगशी ग्लेशियर के पास ही है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और तिब्बतन लोग मानते हैं कि ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ही निकलती है। सांगपो कहते हैं उसको, यारलुंग सांगपो तिब्बत में इसका नाम है, या फिर सिर्फ सांगपो। तो ये लोग कहते हैं कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कई सारे सोर्स में आपको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मिलेगा, कई जगह आंगशी ग्लेशियर मिलेगा। दोनों ही सही है। फिर आप कह सकते हैं कि सर हमने सुना है कैलाश पर्वत के पास से निकलती है। तो कैलाश पर्वत के पास ही ये दोनों ग्लेशियर्स हैं। तो कैलाश पर्वत के पूर्वी हिस्से से ये निकलती है, ये भी बात ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि मानसरोवर लेक से निकलती है। तो मानसरोवर लेक भी यहीं पर है। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत तो है ही। कहने का मतलब कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ दे, इसमें से कुछ भी पूछ दे, आंगशी ग्लेशियर पूछ दे, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पूछ दे, कैलाश पर्वत बोल दे, मानसरोवर लेक के पास से बोल दे, तिब्बत से बोल दे, सब कुछ सही है। ठीक है, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि भाई यहां आंगशी ग्लेशियर से ये निकलती है। और नामचा बरवा के पास, नामचा बरवा समझ रहे हैं? मैं उस पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बहुत हौच पौच है तो आपको समझ नहीं आएगा। वैसे इस पर बना हुआ है, ये यहां निकली। इसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं या फिर सांगपो बोलते हैं तिब्बत वाले इलाके में। फिर ये इस तरह से बहती है ITSZ के में। ITSZ यानी इंडस सांगपो सूचर जोन में बहती है। अगर आपने इस क्लास को देखा होगा, जरूर आपको पता होगा ITSZ क्या है। हमने इसको पहले ही क्लास में डिस्कस किया था जब हिमालय का निर्माण पढ़ रहे थे। तो ITSZ यानी सूचर जोन में बहती है। ठीक है, सूचर जोन के एक तरफ पड़ेगा क्या? ट्रांस हिमालय, और फिर जो टेथिस हिमालय जो कि एकदम ग्रेट हिमालय से सटा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सूचर जोन में जब नदी राइट साइड मुड़ेगी, नीचे की तरफ मुड़ेगी, साउथवर्ड मुड़ेगी, तो फिर उसको ग्रेट हिमालय में वहां से प्रवेश मिलेगा। और सांगपो पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, यहां बना लेते हैं हम इसीलिए क्योंकि वहां पर समझ नहीं आएगा। तो तिब्बत यहां मान लेते हैं और ऐसे इसको मान लेते हैं। इस तरफ है ट्रांस हिमालय और इस तरफ है ग्रेट हिमालय। ठीक है, इन दोनों के बीच ये बह रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये यहां नामचा बरवा के आसपास से अचानक से मुड़ती है,
बताइएगा मुझे, नामचा बरवा के आसपास से अचानक क्यों मुड़ती है? आपको पता है, जब ये साउथवर्ड मुड़ती है, ठीक है, उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण की तरफ, तो ये किसको काटेगी? हिमालय को काटेगी, क्योंकि हमने देखा कि इसके नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है और ये हिमालय के पैरेलल बह रही है, यानी कि एक ना एक समय भारत में एंटर करने के लिए इसको हिमालय को काटना पड़ेगा। तो हिमालय को काटेगी, और ये आपको पता है कि ये पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या हुआ? पूर्ववर्ती नदी का मतलब कि माउंटेन बनने से पहले, पहाड़ बनने से पहले इस नदी का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व में है। इस संदर्भ में बात करें तो हिमालय बनने से पहले इन नदियों का अस्तित्व है, और इन नदियों ने क्या किया? हिमालय को बनने का मौका नहीं दिया उस एरिया में जिस एरिया से ये गुजरती हैं। जो इनका कोर्स है, जो इनका रास्ता है, उस एरिया से ये माउंटेन को नहीं बनने देती, काट देती हैं उसको। और इस स्थलाकृति को क्या कहते हैं? गॉर्ज, या फिर हिंदी में कहते हैं महाखड्ड बनता है। हमने देखा था कि एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ पहाड़, और बीच में नदी बह रही है। तो इसने इस बीच में बनने नहीं दिया पहाड़ को, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदी है, ये अपना रास्ता तय करके चलती है, खुद बना के चलती है, और उस रास्ते में पहाड़ को बनने नहीं देती। तो इसका मतलब है कि ये हिमालय को काटेगी, कहां? गॉर्ज के जरिए वहां से निकलेगी। तो यहां दिहांग गॉर्ज है। नामचा बरवा के बाद से जब ये मुड़ती है इंडिया में आने के लिए, तो अरुणाचल प्रदेश में इन करती है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज बनाकर गुजरती है। ठीक है, फिर इसके बाद दिहांग गॉर्ज से ये आकर अंदर और फिर असम में एंटर करती है। असम में एंटर करने के बाद ये असम के धुबरी तक जाती है, यहां। ठीक है, और धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, अब देखिए अलग अलग जगहों पर इसको क्या क्या बोलते हैं। तिब्बत में इसको आपको पता है यारलुंग सांगपो या फिर सिर्फ सांगपो बोलते हैं, तिब्बत वाले रीजन में। फिर जब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग बोलते हैं, या फिर इसको सियांग भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिहांग गॉर्ज से होकर ये पास करती है अरुणाचल। अरुणाचल में एंटर करने के बाद मतलब बृहद हिमालय में, ग्रेट हिमालय में प्रवेश करती है, गॉर्ज बनाते हुए उसको कट करके निकल जाती है। फिर ये अरुणाचल में होने के बाद जब असम में जाती है तो असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जब धुबरी है, यहां पर धुबरी जिला है असम का एक। ठीक है, तो धुबरी जिला से फिर असम से जब बाहर निकलती है तो ये बांग्लादेश में कहलाती है जमुना, और जमुना की जो धारा है वो अल्टीमेटली जाकर मिलती है पद्मा में, यानी कि गंगा में, और पद्मा आगे बढ़ती है तो जाकर मिलती है बराक रिवर सिस्टम से मेघना से। बराक रिवर सिस्टम से मेघना बनी हुई है। मेघना से मिलने के बाद, मेघना से पद्मा मिलने के बाद मेघना ही जाकर फिर डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए अगर मैं दिखाऊं यहां वाला एरिया, ठीक है, तो ये हो गया जमुना, जो कि असम तक क्या कहला रही है? धुबरी तक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जमुना जाकर मिल गई पद्मा से, और फिर आगे इसको पद्मा ही बोलते हैं। फिर ये पद्मा जो है वो मेघना से मिल गई, और फिर आगे ये मेघना की डेल्टा बनाएगी, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि इस तरह से ये आगे बढ़ती है
अब दूसरी बात देखिए, बेसिन एरिया है इसका। बेसिन एरिया में क्या क्या आएगा? पहली बात तो ये तिब्बत से निकल रही है, तो निश्चित तौर पर चीन इसके बेसिन एरिया में आएगा। अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, तो तिब्बत इसके अपवाह बेसिन का पार्ट है, इसके बेसिन एरिया का पार्ट है। उसके बाद इसके बेसिन एरिया में आता है भूटान। भूटान क्यों आता है? क्योंकि भूटान से कई सारी नदियां आती हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे हम देखेंगे संकोश नदी है जो भूटान की महत्वपूर्ण नदी है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो भूटान इसके दायरे में आता है। उसके बाद भारत तो है ही, और फिर बांग्लादेश है। इसमें अगर आप कुछ भी भूल सकते हैं तो वो सिर्फ भूटान को भूल सकते हैं, जो कि नहीं भूलना है। क्यों भूटान? क्योंकि आपको पता है तिब्बत से निकलती है, तो ये तो हो गई, इंडिया से बहती है आपको पता है, बांग्लादेश में एंटर करती है आपको पता है, लेकिन भूटान भूल सकते हैं आप। याद रखिए, संकोश नदी भूटान की महत्वपूर्ण नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए ये भी इसके बेसिन एरिया में। अगर इंडिया की बात करेंगे आप, तो सबसे पहले ये अरुणाचल में इन करती है, तो अरुणाचल इसका बेसिन एरिया हो गया। असम में बहती है मुख्य तौर पर। ड्रेनेज एरिया इसका सबसे ज्यादा अरुणाचल में है, फिर असम में है, यह भी ध्यान रखना है। देखने में ऐसा लगता है कि ड्रेनेज एरिया इसका सबसे ज्यादा असम में है, लेकिन सबसे ज्यादा अरुणाचल में है। तो अरुणाचल हो गया, असम हो गया। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है। तो अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो दो ही तो राज्य होंगे नहीं। अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जहां जहां से पानी इसको मिल रहा है, मतलब इसकी सहायक नदियां, फिर उनकी सहायक नदियां, जहां जहां से वाटर इसमें आ रहा है वो सारा इसका अपवाह क्षेत्र हुआ, बेसिन एरिया हुआ। तो उस बेसिन एरिया की अगर बात करेंगे तो सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है, वो भी इसकी सहायक नदी है, तो सिक्किम भी होगा। तीस्ता नदी वेस्ट बंगाल भी जाती है, तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल भी इसके बेसिन एरिया में है। फिर नागालैंड से एक नदी निकलती है धनश्री, जो इसकी सहायक नदी है, तो नागालैंड भी हो जाएगा। और मेघालय से भी एक नदी निकलती है। तो अरुणाचल और असम को छोड़कर सिक्किम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, मेघालय, ये इनकी बेसिन एरिया में हैं, ये सारे स्टेट, ठीक है। अब इस पूरे टेरेन को एक बार समझ लेते हैं। अगर हम पूरे टेरेन को समझेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक वैली की तरह है, ठीक है, असम वैली है। यहां पर ये वाला जो एरिया है ये काफी नीचे है, मतलब लो है। इसकी अपेक्षा इसके नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा हाइट है, क्योंकि ये पूरा तिब्बत का पठार है और ये सारी पहाड़ियां ही हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि जब नॉर्थ से यहां नदियां आती हैं तो बहुत ज्यादा हाइट से आती हैं, स्टीप बहुत ज्यादा है, ढाल बहुत क्या है, तीव्र है, और तेजी से बहुत एनर्जी के साथ आती है। लेकिन यहां जब अचानक आती हैं, ये असम में एंटर करती हैं, तो ये अचानक से प्लेन एरिया हो जाता है। ये सारे बोल्डर्स ले आकर कहां डिपॉजिट कर रही हैं? इस मैदानी इलाके में डिपॉजिट कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से आती हैं, अचानक से इनको स्लोप कम मिलता है, तो इनकी एनर्जी टूट जाती है और यहीं पर बोल्डर्स इकट्ठा कर देती है। जबकि दक्षिण में भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचा है, इसीलिए मेघालय और नागालैंड से भी जो नदियां जा रही हैं वो इसमें जाकर मिल रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉर्थ से भी नदियां आकर इसमें मिल रही हैं नीचे? नॉर्थ में हाइट बहुत ज्यादा है, हिमालय से ही नदियां आ रही हैं, तो इधर से भी नदियां आ रही हैं पूर्वी एरिया से हिमालय के, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि नागालैंड से भी नदियां इस तरफ आ रही हैं, मेघालय से भी नदी इस तरफ आ रही है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा जो है नदी का, जो ये बेसिन एरिया है,
ये नीचे है और इसके दोनों तरफ हाइट ज्यादा है। नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा है, साउथ में थोड़ा अपेक्षाकृत कम ज्यादा है, लेकिन दोनों तरफ से नदियों का फ्लो इसी में है। इस वजह से इसमें पानी खूब रहता है और पानी नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे ज्यादा यहां पानी मिलता है मॉनसून की बारिश से, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बारिश से। तो मॉनसून के समय में ब्रह्मपुत्र नदी काफी चौड़ी हो जाती है और उसका प्रवाह क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है? कई सारी छोटी छोटी सहायक धाराएं उस समय जनरेट हो जाती हैं। सहायक जो नदियां हैं उसमें बहुत ज्यादा पानी रहता है और इन सब वजहों से डिपोजिशन भी होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स भी ढोएगी नदी, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो डिपोजिशन जहां जहां होगा फिर क्या होगा? डिपोजिशन होने की वजह से नदियां अपना कोर्स यहां चेंज करती हैं, ब्रह्मपुत्र भी अपना कोर्स चेंज करती है। ठीक है। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र नदी डिपॉजिट करती है जहां, यहां एक नदी द्वीप बनाती है जिस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहां पर है? असम में है। और माजुली द्वीप दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है, सिर्फ द्वीप नहीं, समुद्र वाला द्वीप नहीं, नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि डिपोजिशन से बना हुआ है। ठीक है। अब नॉर्थ बैंक की जो नदियां होंगी जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से आ रही हैं, गिर रही हैं, वो जब आएंगी तो बोल्डर्स जमा कर देंगे। ठीक है। मिएंडरिंग के चांसेस इनको कम मिलेंगे क्योंकि ये ग्रेडियंट जो है, स्लोप ग्रेडियंट, यहां बहुत ज्यादा है। अचानक से बहुत ज्यादा हाइट है, अचानक से बहुत कम स्लोप हो गया, एक मतलब पूरे स्लोप से गिर रही हैं नीचे की तरफ और अचानक से स्लोप बहुत कम हो गया, तो इनको मिएंडरिंग के चांसेस नहीं मिलते हैं, जबकि साउथ वाली नदियों को मिएंडरिंग के चांसेस मिलते हैं। तो यहां गहरे मिएंडरिंग चैनल्स बने हुए हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है। अब इसका जो फैक्ट वाला पार्ट है ये हमने सब समझ लिया है, इसको हम लास्ट में एक बार रीड कर लेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है कि निम्नलिखित, यूपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? इसका मतलब ये क्वेश्चन इस पर बना हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों, किसी स्टेट से होकर बहने वाली नदियों के नाम बताना है। समझ रहे हैं? इस गहराई में जाकर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसमें लोहित और सुबनसिरी, हम ये अभी देखेंगे, ये बेसिकली सहायक नदियों पर ही सवाल है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है और यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है। इसी तरीके का एक सवाल पूछा गया, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? दिबांग, कामेंग और लोहित। कहने का मतलब यह है कि यहां बहुत स्पष्ट तौर पर समझिए कि अगर क्वेश्चन बनेगा, जो कि बनने की गुंजाइश है, तो सहायक नदियों पर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए सहायक नदियों को पढ़ना है। ठीक, आइए सहायक नदियों को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। एक नदी है दिबांग। अरुणाचल का जब आप मैप देखिएगा तो जो जिला है वो है दिबांग वैली। ध्यान रखिएगा, हमने दिहांग गॉर्ज के बारे में बात किया था, दिहांग और दिबांग अलग अलग है। जब हमने देखा कि यहां सांगपो कहते हैं, जब अरुणाचल में प्रवेश करती है उस नदी को दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। और दिहांग और दिबांग एक ही नहीं है, ये ध्यान रखना है, दिबांग इसकी सहायक नदी है। तो दिबांग वैली से ही भारत तिब्बत सीमा के पास से दिबांग नदी निकलती है और दिबांग नदी आकर मिलती है असम में।
किससे? ब्रह्मपुत्र से। ठीक है। एक नदी है लोहित। लोहित नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलकर ये जाकर मिलती है सियांग से। सियांग बेसिकली क्या हुआ? दिबांग या सियांग किसको, दिहांग या सियांग किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है असम में ही, लेकिन अरुणाचल से बह के आ रही है। दिबांग भी अरुणाचल से बह के आ रही है। बस अंतर यह है कि दिबांग भारत तिब्बत सीमा से निकल रही है, दिबांग वैली से ही निकल रही है अरुणाचल के। अरुणाचल का एक जिला है दिबांग वैली, और लोहित तिब्बत वाले एरिया से निकल के आ रही है। ठीक है। फिर एक नदी जाती है दिहिंग। दिहिंग नदी जो है वो दिहिंगमुख में मिलती है असम के दिहिंगमुख में मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र से। ये भी पूर्वांचल की अरुणाचल की ही नदी है। ठीक है। तो ये पूर्वी हिमालय से निकलती है, अरुणाचल से ही। एक दिहिंग नदी हो गई। इसके बाद एक नदी आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी। ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा कि जो दिबांग है वो मिसमी हिल्स होते हुए आती है, मिसमी हिल्स होते हुए आती है। फिर है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी भी निकलती है तिब्बत से और जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्रा में, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उसके बाद एक नदी है भरैल। भरैल को पहले भरैल बोलते थे, अब कामेंग बोलते हैं अरुणाचल में। ये सारे अरुणाचल से आ रहे हैं। ठीक है। कामेंग नदी जो है वो जाकर मिलती है असम में, ये प्रवेश करती है, फिर उसके बाद जाकर मिलती है, इस जगह का नाम है तेजपुर। एक बार देख लीजिएगा, शायद तेजपुर है। ये तेजपुर में जाकर कामेंग नदी मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां हो गई मैं अगले में देखकर बता दूंगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तेजपुर में ही शायद मिलती है कामेंग। तो कौन कौन सी नदियां हो गई हमने देख लिया। एक दिबांग नदी हो गई। अरुणाचल की बात कर रहे हैं, केवल सिर्फ अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल में एक दिबांग हो गई, मिलती सारी असम में ही है। उसके बाद एक लोहित नदी हो गई। ठीक है। फिर दिहिंग नदी है। फिर है सुबनसिरी। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कामेंग नदी है। ये सारी नदियां क्या हैं? अरुणाचल से बहती हैं और आकर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में, और सारी असम में आकर मिलती हैं। अब एक देखेंगे भूटान वाले एरिया से। ठीक है। ये जो सनकोस है, सनकोस निकलती है उत्तरी भूटान से, एकदम सीमा से, तिब्बत वाले सीमा से। और सनकोस नदी भूटान की बहुत ही प्रमुख नदी है, मुख्य नदी है। फिर ये प्रवेश करती है असम में। धुबरी के पास जाकर, धुबरी डिस्ट्रिक्ट है असम का, धुबरी के पास जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो सनकोश कहां की नदी है? भूटान की महत्वपूर्ण नदी है, और जो जाकर मिलती है
धुबरी के पास असम से, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। उसके अलावा तिब्बत से एक निकलने वाली नदी है जिसका नाम है मानस। इसी मानस नदी के किनारे पर मानस नेशनल पार्क है असम में। तो मानस नदी जाकर मिलती है फिर असम में, ठीक है। और मानस कहां से निकलती है? तिब्बत से। तो मानस भी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि भूटान से होकर ही आ रही है, तिब्बत से निकल रही है, फिर भूटान आ रही है और उसके बाद फिर असम में एंटर करके कहां मिल रही है? ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। तो भूटान वाले अगर रीजन में बात करें तो दो महत्वपूर्ण नदियां हमें दिख रही हैं, एक तो मानस और दूसरा भूटान से ही निकलती है सनकोशी नदी, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण नदी है तीस्ता, जिसको हमें इसी मैप पर देखना होगा, अगले वाले पर, इस वाले पर। तीस्ता कहां है? ये रहा, ये सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम से ही पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है, पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तीस्ता। तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है, फिर वेस्ट बंगाल में बहती है, फिर असम नहीं, वेस्ट बंगाल होते हुए और फिर ये बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, किससे? ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। तो तीस्ता के साथ साथ उसकी सहायक नदियां भी जानिए। तीस्ता यहां पर है, अगर निकलती है तो यहां पर एक रंगीत नदी है, सिक्किम से ही निकलती है और तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और एक यहां रांगपो नदी है, दोनों दो डायरेक्शन से आकर मिलती हैं, दोनों इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। तो ये तीस्ता हो गया जो कि सिक्किम हिमालय से निकल रहा है। और हमने देख लिया कि अगर सिक्किम हिमालय की बात करें तो अगर तीस्ता उत्तरी सिक्किम हिमालय से निकल रहा है तो इसमें एक नदी आती है रंगीत मिलती है और एक नदी आती है रांगपो। और तीस्ता जाकर कहां मिल जाती है? बांग्लादेश में मिलती है तीस्ता, किससे? ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। तो ये एक नदी हो गई। फिर हमें देखना है धनश्री नदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। धनश्री नदी निकलती है नागालैंड से, नागालैंड से निकलकर नागा हिल्स से निकलती है ये और आसाम में जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से। उसके अलावा नागालैंड से ही एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं दिखाओ, ठीक है। तो नागा हिल्स से दो नदियां हो गई, धनश्री और दिखाओ, दोनों जाकर असम में मिलती हैं। नदियां असम में ही मिलेंगी ना, हमने देखा कि असम में जो वैली है उसके दोनों तरफ से पहाड़ और सारी नदियां का फ्लो कहाँ है? उसी की तरफ है। तो सारी नदियां जा जाके कहाँ मिलेंगी? असम वैली में मिलेंगी। तो असम में ही ये भी मिलेगी। और कोई नदी बच गई? एक नदी है मेघालय से निकलने वाली जिसको बोलते हैं कोपली। कोपली निकलती है मेघालय हिल्स से। अब सवाल है कि आपको याद कैसे रहेगा? याद रहेगा ऐसे कि हमने बेसिन एरिया में देखा था कौन कौन सा। बेसिन एरिया में हमने देखा, जब इंडियन स्टेट की बात कर रहे थे तो अरुणाचल प्रदेश और असम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। फिर हमने देखा सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम नॉर्थ में है और पश्चिम बंगाल उससे नीचे साउथ में। फिर हमने देखा नागालैंड और मेघालय। तो हमें कुछ नहीं करना है, ब्रह्मपुत्र के ये जो 6 स्टेट्स हैं बेसिन एरिया वाले, इनको याद कर लेना है, जिसमें अरुणाचल असम तो आप भूल ही नहीं सकते। सिक्किम और पश्चिम बंगाल आपको ध्यान पर रखना है। सिक्किम फिर भी याद रह जाएगा, पश्चिम बंगाल शायद भूल जाए, लेकिन तीस्ता याद रखिएगा तो दोनों याद रहेगा। और हमें देखना है नागालैंड और मेघालय। और सबसे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं अलग अलग स्टेट्स के आपको याद कर लेना है। अरुणाचल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अरुणाचल का मैप देखिएगा एक बार। यहां नदियों के नाम पर ही जिलों के नाम हैं, जैसे दिबांग वैली, दिबांग वैली
ये है दिबांग वैली और ये डिस्ट्रिक्ट है। और कौन सी नदी निकलती है? दिबांग नदी। ठीक है, फिर दिबांग वैली में देखिएगा लोअर दिबांग वैली है और अपर दिबांग वैली बना हुआ है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, लोअर सियांग और सियांग क्या है? दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र। फिर देखिएगा अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी। ठीक है, इसी तरीके से ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग। ठीक है, तो यहां बहुत सारी नदियों के नाम इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे, जैसे कि दिबांग, सियांग, सुबनसिरी, कामेंग, ये सारे इसमें मिल जाते हैं। अरुणाचल से हमें नोट कर लेना है दिबांग लोहित। ठीक है, उसके अलावा सुबनसिरी, कामेंग, दिहिंग, ये सारे क्या हैं? अरुणाचल से निकलती हैं। असम में तो सारी नदियां ही आकर मिलती हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। सिक्किम से कौन कौन सी नदियां हैं? तीस्ता मुख्य तौर पर, और सिक्किम हुआ तो तीस्ता पश्चिम बंगाल को भी कवर करेगी और जाकर कहां मिलेगी? बांग्लादेश में। नागालैंड से हमने देखा धनश्री मुख्य नदी। ठीक है, और एक और नदी हमने देखा दिखाओ, दिखाओ। और मेघालय से हमने देखा कोपली। इतनी नदियां याद कर लीजिए तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए अब इसका ये वाला हिस्सा कर लें जल्दी जल्दी। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा फैक्ट है। बेसिन एरिया इसका ब्रह्मपुत्र का है 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश में इसका विस्तार है बेसिन का। भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत के कुल एरिया का 5.9% ये कवर करता है अब अपने अपवाह क्षेत्र में। ठीक है, बेसिन उत्तर में हिमालय, पूर्व में पटकई हिल्स, दक्षिण में असम रेंज और पश्चिम में हिमालय से अलग होता है। बेसिन एरिया है मान लीजिए ये। ठीक है, ये कैसे कैसे अलग होता है बेसिन एरिया? पूर्व, इसके उत्तर में हिमालय, ये हिमालय ही है पूरा। ठीक है, इधर पटकई रेंज मिलेगा आपको, इंडो बर्मा, भारत बर्मा की सीमा के साथ पटकई रेंज मिलेगा। ठीक है, ये अलग करेगा। इधर देखेंगे तो असम रेंज मिलेगा, असम रेंज के हिल्स, और पश्चिम में भी देखेंगे तो हिमालय दिखेगा। तो ये इसके बेसिन को इस तरह से अलग करता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय हमने देखा था, अरुणाचल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और सिक्किम में बेसिन का विस्तार है। और इसी से हम याद कर लेंगे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित आंगसी ग्लेशियर से ये निकलती है। और मैंने कहा कि अगर चेमायुंगडुंग भी आ जाएगा तो ठीक है, कैलाश भी आ जाएगा तो ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से भी आ जाएगा तो ठीक है। बांग्लादेश में गंगा से मिलने से पहले लगभग 2900 किलोमीटर बहती है। गंगा मतलब बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, पद्मा को ही, गंगा को ही पद्मा बोलते हैं वहां। ठीक है, और इसको जमुना बोलते हैं। तो पद्मा और जमुना मिलती है, फिर पद्मा आगे बढ़ती है, पद्मा फिर मेघना से मिलती है, फिर मेघना आगे बढ़ती है। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। अरुणाचल में सीमा पर नामचा बरवा के यू टर्न लेकर ये दीर्घ हिमालय में प्रवेश करती है, तो जाहिर तौर पर गॉर्ज से प्रवेश करेगी। गॉर्ज कौन सा होगा? दिहांग गॉर्ज को पार करेगी। यहां के पश्चिम दिशा में असम के धुबरी तक ये बहेगी। ठीक है, हमने देखा है ना, यहां असम को जब हम देखते हैं, असम जहां हम इन करते हैं, ये तो अरुणाचल हो गया,
असम जहां इन करेंगे वहां तिनसुकिया है, मान लीजिए ऐसे है अगर असम, ठीक है, ये रफ स्केच है, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक। तो यहां तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पर सादिया एक जगह है और यहां तो धुबरी जिला ही है इसका। तो आपने कई बार आर्टिकल में पढ़ा होगा कि सादिया से धुबरी तक, तो सादिया से धुबरी तक, ठीक है, ये असम। पश्चिम दिशा में ये असम के धुबरी तक बहेगी और धुबरी से मुड़कर फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। फिर हम जानते ही हैं मानसून के समय इसका प्रवाह क्षेत्र और चौड़ाई बढ़ जाएगा, हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि घाटी में वर्षा अधिक होगी और उससे छोटी सहायक धाराओं की संख्या बढ़ जाएगी। पार्श्वों में अवसाद आने से जलमार्ग में भी बदलाव आते रहते हैं। असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप में से एक माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश में पद्मा से मिलने के बाद मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर फाइनली गिरती है, ठीक है, पद्मा फिर मेघना में मिलती है, मेघना जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभ्यास प्रश्न है मेंस के लिए और पीटी के लिए, पीटी वाला मैं बोल रहा हूं, मेंस वाला आप देखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ, पीडीएफ मिलेगा ना इसका, अमृत उपाध्याय 007 पर पीडीएफ मिलता है, ये टेलीग्राम चैनल है और उस पर जाकर पीडीएफ लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को मृदु रखने की आवश्यकता है, क्यों? चीन ऊपरी बेसिन में बांध बनाकर पूर्वोत्तर भारत में सूखा प्रवणता बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकता है। चीन ऊपरी बेसिन में बांध निर्माण कर पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ के प्रकोप को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन प्राथमिक कथन को न्याय संगत ठहराते हैं? इसका आंसर आपको देना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सोचिएगा इस पर। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चीन क्या ऊपरी बेसिन में बांध बनाकर भारत में सूखा प्रवणता बढ़ा सकता है या फिर क्या बढ़ा सकता है? बाढ़ ले आ सकता है, ठीक है। चलिए, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताने हैं। अब तो आप बना ही लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। अगले एपिसोड में मैं इन यूपीएससी वाले सारे क्वेश्चंस को देख लूंगा। चलिए, अब है मुख्य सहायक नदियां। मुख्य सहायक नदियां में हमने देख लिया है। तीस्ता की अगर बात करें तो तीस्ता का उद्गम है सिक्किम हिमालय में पहुनरी ग्लेशियर से, तीस्ता कांगसे ग्लेशियर। दक्षिण दिशा में ये कई गॉर्ज से होकर बहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पूर्ववर्ती नदी है, तभी तो गॉर्ज बनाएगी। इसके बाद ये रांगपो से गुजरती है, जहां रांगपो नदी इसमें आकर मिलती है। हमने देखा था कि तीस्ता में एक तरफ से रंगीत आकर मिलती है और दूसरी तरफ से रांगपो आकर मिलती है। दोनों इसकी सहायक नदियां हैं। रंगीत, रांगपो, जेमू, चाकुंग, रंग्योंग, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। संकोश का उद्गम उत्तरी भूटान से है, ये जानते हैं हम, भूटान की सबसे प्रमुख नदी। धुबरी में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। मानस नदी पूर्ववर्ती नदी है तो गॉर्ज बनाएगी। तिब्बत से इसका उद्गम है मानस का और यह एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। गॉर्ज का निर्माण करते हुए बृहत हिमालय में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी हैं लोहब्राक और ईए नदी। भूटान से रायडक नदी एक उद्गम होती है जो दक्षिण में बहते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ये हमने नहीं देखा था। तो भूटान में अब संकोश, मानस और रायडक तीनों नदियों को नोट कर लेना है। अब आइए, सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत से होता है, हम देख चुके हैं। सुबनसिरी पर्वतों से निकलने के बाद असम के मैदान में प्रवाहित होती है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखना है, मिरी और अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती है सुबनसिरी। देखिए, यह है डाफला अरुणाचल में, मिरी, अबोर, ठीक है। ये मिरी है और ये अबोर है और ये है मिसमी हिल्स।
ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सुबनसिरी जो है वो, ये सुबनसिरी नदी है, जो कहां जाकर मिलती है, लखीमपुर में, और ये लखीमपुर में मिलती है, लेकिन ये मिरी और अबोर को विभाजित करते हुए निकलती है, मिरी और अबोर के बीच से निकलती है। इसी तरह हमने देखा था दिबांग जो नदी आती है वो मिसमी हिल्स होते हुए आती है, ठीक है, तो ये एक जरूरी बात थी। धनश्री नदी जो है वो नागा पहाड़ियों से निकलने के बाद 300 किलोमीटर बहने के बाद ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और हमने देखा था असम घाटी के उत्तर पूर्वी हिस्से में, यह असम घाटी हो गया, इसके उत्तर पूर्वी हिस्से से में कौन कौन नदी आके मिलती है, लोहित और दिबांग। दिबांग नॉर्थ से आती है और लोहित दक्षिण से आती है। दिबांग नदी नॉर्थ से, दक्षिण से लोहित नदी आकर मिलती है। अब हिमालयी नदियों के महत्व की बात करें तो मैदानों का निर्माण करती हैं ये, वन क्षेत्र और जैव विविधता बढ़ाने में इनकी भूमिका है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेके आती हैं, बहुत फर्टाइल होती हैं, फर्टाइल प्लेन बनाती हैं, और उससे क्या होता है, वहां खूब ज्यादा जनसंख्या बनेगी, कृषि जनसंख्या का निवास होगा, कृषि के कार्य बहुत ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि बहुत फर्टाइल है। साथ ही सिंचाई की भी व्यवस्था कर देंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा भागीरथी हुगली, इसके बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, ये भी हिमालयी नदियों का ही की वजह से हो पाया है। तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं यहाँ, पर्यटन बहुत सारे एडवेंचरस जगह हैं, जल विद्युत निर्माण की क्षमता है, ठीक है। अभ्यास प्रश्न कुछ देख लीजिए। पहला अभ्यास प्रश्न है, हिमालयी नदियों के महत्व को दर्ज कराते हुए वर्तमान समस्याओं और जोखिमों और संबंधित सुझावों पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, पूर्ववर्ती नदियां किन्हें कहते हैं, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में संक्षेप में लिखिए। तो आज इतना ही रखते हैं। आज जाकर ये पूरा हिमालयी नदियों का तंत्र खत्म हो गया है, सिंधु भी हो गया, गंगा भी हो गया और ब्रह्मपुत्र भी हो गया। ब्रह्मपुत्र पर ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज्यादा बनने की गुंजाइश रहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट को लेकर हमारी समझ थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट वाले मैटर में थोड़ा सा ज्यादा सचेत होना चाहिए। और सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी सहायक नदियां हैं। इस बार जो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, यूपीएससी वाले क्वेश्चन, और लिखिएगा कैसे, जैसे बराक वाला क्वेश्चन है तो बराक लिखकर लिख दीजिएगा उसका आंसर ABCD। और एक अभ्यास प्रश्न मैंने दिया है, क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, डिस्कस करने से, इनफैक्ट आप जो कमेंट्स में देखते हैं बहुत सारे जो सीरियस बच्चे हैं वो जब कमेंट कर रहे हैं उनके साथ भी अपना अटैचमेंट बनाइए। कल को एक ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए, एक बहुत अच्छे ग्रुप की जरूरत है पढ़ने के लिए। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मैं हूं, इस पर इसकी PDF मिलेगी, और अमृत उपाध्याय 007 पर ही इंस्टा और ट्विटर पर मैं हूं, उस पर भी आप मुझे जुड़ सकते हैं मुझसे। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।